तो कैसे हो स्टूडेंट्स, मजे में हो? हम भी आज मजे में एकदम नया सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th का चैप्टर का नाम है मोशन। क्या नाम है चैप्टर का? मोशन नाम है। और वो चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर कितना है? 8 है। और ये वीडियो जो है मोशन चैप्टर का ये पार्ट 1 है। समझ में आ गया? यानी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 का जो चैप्टर नंबर 8 है उसका नाम है मोशन। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई बताओ मोशन क्या होता है, मोशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो देख लीजिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। क्या है? व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए कोई, जैसे हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और ये बोर्ड का जो ये आपको पत्ती नजर आ रहा है, हम इस यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। अब देखिए वो ऑब्जेक्ट तो यहीं पे है, ये ऑब्जेक्ट यहीं पे है कि नहीं, ये पत्ती यहीं पे है, बट हम यहाँ से मूव हो गए हैं। यहाँ से हम, मेरा पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं? पहले पोजीशन मेरा यहाँ था और अभी पोजीशन मेरा यहाँ हो गया है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम वहां से यहाँ पे मूव किए हैं, यानी कि मोशन मेरा हुआ होगा। समझ में आया? तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई भी पोजीशन, कोई बॉडी का अगर चेंज होता है, क्या चेंज होता है? पोजीशन कंटिन्यूअसली, यानी कि लगातार चेंज होता है। कैसे? विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जब किसी बॉडी का मतलब पोजीशन चेंज होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं मोशन। समझ में आया? गुड। अच्छा, इसका वो पॉइंट है, आपको याद रखना है। क्या है? इफ अ बॉडी मूव्स फास्ट देन ऑब्जर्व इट्स मोशन। देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई बॉडी थोड़ा सा फास्ट में मूव करता है ना, तब हम लोग उस बॉडी के मतलब उसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ये बॉडी मूव कर रहा है। समझ में आया? जैसे हम अभी यहाँ पर हैं और यहाँ पर हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि हाँ सर जो है मतलब मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे मोशन सर का हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हम कर दे, हम यहाँ पे अभी खड़ा है, इतना स्लो मूव करे, इतना स्लो, माने 10,000 साल बाद हम वहां पे पहुंचे, यानी कि इस पॉइंट पे हम 10,000 साल बाद अगर पहुंचेंगे, तब आपको महसूस होगा कि हम मूव कर रहे हैं? नहीं महसूस होगा। समझ में आया? तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि हम लोग किसी कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन का कैसे, मोशन के को ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? जब वो थोड़ा सा फास्ट मूव करेगा तब। समझ में आया कि नहीं? ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें मोशन बहुत आसान चैप्टर है, आप लोग ध्यान से खाली देखिएगा ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और मोशन आप लोग शायद पिछले क्लास में पढ़े भी होइएगा, ठीक है। और पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो फिर भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं। आप लोगों को तो हिंदी की तो जरूरत है नहीं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि मतलब जो इसमें लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही अच्छे से समझ में आए, और अच्छे से उतना ही को अच्छे से याद कर लेना है, और समझ तो कर लेना ही है, और उसको तब अच्छे से नोट करना है। चलिए समझ लेते हैं क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस किसको कहेंगे? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। मतलब क्या हुआ कि कोई भी एगो मूविंग बॉडी है, कोई भी एगो मूविंग बॉडी है, जैसे हम यहाँ पे खड़े थे और हम इस तरह से मूविंग बॉडी थे, चल रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ? मूविंग बॉडी एक हम हो गए, ठीक है। तो वही बात बता रहा है कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर चल रहे हैं तो एक्चुअल पाथ क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो इसी डिस्टेंस को, इसी दूरी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया? ठीक। और क्या है, थोड़ा सा समझना है कि डिस्टेंस क्या होता है। ये सब जो ऐसे जो दिए हुए सब पॉइंट इसका, ये सब आपको खास कर याद रखना है। ये सब IIT JEE में मेंस जो होता है और एडवांस होता है, या नीट के लिए जो आप एग्जाम में तैयारी करते हैं एग्जाम का, या एम्स का जो तैयारी कीजिएगा, उस समय ये पॉइंट सब बहुत ज्यादा तक पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए, ये क्या, अगर डिस्टेंस के बारे में आपसे पूछेगा तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस क्या है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आप पूछिएगा कि क्यों होता है स्केलर क्वांटिटी? इसलिए स्केलर क्वांटिटी होता है डिस्टेंस, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, केवल ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। समझ में आया? इसलिए याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी सिर्फ उसको कहेंगे जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। समझ में आया? अब देखिए एक और चीज क्या है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, यानी कि जो चल रहा है, मोशन उसमें है, तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, याद रखना है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, चल रहा है, मोशन में है, तो उसका डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। समझ में आया?
और ये भी बात ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जब 0 नहीं होगा तो डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, यानी कि आपको डिस्टेंस समझ में आ गया। अब क्या है, हम बोलेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट समझना है मेरे को, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है। ये क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये लाइन, ये छोटा सा डेफिनेशन है, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो समझ में आने वाला डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए। ठीक है, देखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। मतलब क्या हुआ, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किसके बीच में, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे नजदीक वाला डिस्टेंस होता है ना, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये BW का मतलब बिटवीन होता है, आपको अच्छे से लिख लेना है फॉर्म में। ठीक है, बिटवीन का स्पेलिंग लिखना है, ठीक ना। देखिए अब समझाते हैं कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। पिक्चर के साथ जब बताएंगे ना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम बोलेंगे कि देखिए एगो बउआ है, एगो बच्चा है, एक बच्चा है यहाँ पे खड़ा है। जैसे मान लीजिए आप जो है, आप ही बोल रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, इस A पोजीशन पे आप खड़े हैं। ठीक है, बोलेंगे कि ये आप यहाँ से चल करके यहाँ पे पहुंचे, B पोजीशन पे यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि भाई बताओ तुम्हारा ये डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से आप यहाँ चले हैं, यही एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, तो इस समय डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, यानी कि 4 मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूछे भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे नजदीक वाला डिस्टेंस यही ना होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दोनों बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि तुम जो भाई यहाँ से यहाँ चल के गया था, फिर तुम यहाँ से चल के यहाँ गया है और यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, C पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि भाई बताओ, इस क्वेश्चन का एक नया क्वेश्चन आपका बन गया। बोलेंगे एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक बच्चा बउआ यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से चल के यहाँ गया और यहाँ से दौड़ते दौड़ते यहाँ पे पहुंच गया। तब बोलेंगे कि जो बच्चा है, बच्चा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, और वो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए अगर A से B पॉइंट पे गया तो 4 मीटर चला, B से C के पास गया तो 3 मीटर चला। तो बोलेंगे कि इसका पहले तो आपको क्या बताना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है कि स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है, खाली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल पाथ होता है, अभी हम यहाँ पे बताए हैं, जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है। तो कैसे गया, ऐसे गया, तो 4 मीटर यहाँ से आता है, ये 4 जोड़ दीजिए इसमें, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ से यहाँ गया तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 4 3 7 मीटर। डिस्टेंस समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस बहुत आसान होता है, यानी कि जो आपका एक्चुअल पाथ होता है ना, जैसे जैसे बच्चा जाया गया रहता है, या जैसे जैसे आपका बाइक या गाड़ी जाता है, वो सारा दूरी जो होता है, सभी डिस्टेंस को जोड़ दीजिए, वही क्या होता है, वही डिस्टेंस हो जाता है। डिस्टेंस आसान है। अब हम पूछते हैं कि भाई बताओ, ये जो बच्चा यहाँ से चल के यहाँ गया और यहाँ से चल के यहाँ गया, तो इसका डिस्टेंस तो आप बता दिए 7 मीटर, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस बच्चे का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बताया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट यानी कि नजदीक से नजदीक क्या हो सकता है। देखिए कोई बच्चा हो सकता है जो मतलब यहाँ से ऐसे करके भी जा सकता है यहाँ पे, या ऐसे करके भी जा सकता है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा क्या, नहीं होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा बताइए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से सीधे कोई बच्चा अगर ऐसे चला जाए तो वो हो जाएगा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे नजदीक वाला डिस्टेंस। तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो अब हमको बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस तो सीधे इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तब आपको पाइथागोरस थ्योरम अगर पढ़े हुईएगा तो ये अच्छा से याद होगा, नहीं पढ़े तो फिर भी जान लीजिए कैसे इसको हम लगाएंगे। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, यानी कि ये इसको बोला जाता है, मतलब समझे ना, हाइपोटेनस और बेस और हाइट परपेंडिकुलर, इसे जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। ये इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और अगर यहाँ पे कोई एंगल, कुछ एंगल दिया हुआ है तो इसको बेस बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कि h इक्वल टू क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रूट के अंदर में b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। समझ में आया। हाँ, तो हमको क्या निकालना है, यही हाइट निकालना है ना, मतलब हाइट नहीं, हाइपोटेनस। हमको ये हाइपोटेनस निकालना है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो अब क्या कीजिए, इस पे आप पुट कर दीजिए। देखिए b का वैल्यू क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस p का वैल्यू क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू रूट अंडर 25 हो जाएगा। और 25 रूट 25 का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट नहीं छोड़िएगा, यूनिट भी आपको लिखना है। तो समझ में आया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कोशिश कीजिएगा कि जैसे भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे, आपको कोशिश करना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम बनाना है, चाहे किसी तरीके से हो। और आपको उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना है कि h इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। b को बोलते हैं बेस बोलते हैं और p को बोलते हैं परपेंडिकुलर और h को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियरिटी से समझ में आया है। देखिए ये एक क्वेश्चन था, अभी हम लोग यहीं पे हैं, यहीं तक पढ़े हैं। यानी कि आपको डिस्टेंस निकालने का तरीका आ गया और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर आपको ये दोनों समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है। और अगला क्वेश्चन आपको अच्छे से बना के रखना है। आप कैसे बनाते हैं हमको ये देखना है कि आपको सच में समझ में आया है या नहीं आया है। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है सो जान लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है। एक बच्चा है, यहाँ पे ए पोजीशन पे है, ए से कहा गया बी पे गया, कितना 4 मीटर चला। अब बी से क्या हुआ, ये सी पे पहुंच गया, कितना मीटर चला, 3 मीटर चल गया। और सी से फिर से क्या किया गया, वो डी पर पहुंचे, यहाँ पे पहुंच गया। तो अब आपको बोल रहा है कि भाई बताओ इसका, इस बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहुंचा है, इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यानी कि इतना जोड़ इतना जोड़ इतना कर दीजिए, वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो आसान है, चलिए डिस्टेंस वाला काम हम करिए देते हैं, बहुत आसान है। क्या होता है, यहाँ से ये 4 मीटर चला है प्लस, अब यहाँ से ये 3 मीटर चला है प्लस, अब यहाँ से ये 2 मीटर चला है, कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 9, यानी कि वो बच्चा जो है 9 मीटर चल चुका है। ठीक है, अब इसमें दिमाग लगाना होता है कौन चीज में, डिस्प्लेसमेंट वाला में। तो डिस्प्लेसमेंट वाला भी बहुत आसान होता है, समझे। अब इसको आपको थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाना है कि आप इसको किस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम पे इस पे आप पुट करते हैं। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लिए तो बन जाएगा, और दिमाग नहीं लगा पाइएगा तो नहीं बनेगा। तो हम चाहते हैं कि आप दिमाग लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं, हम देखना चाहते हैं। ठीक है, ये अब ये डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं, आप अपने कॉपी में निकाल के सही या गलत जरूर निकालिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप इस पे मेहनत किए हैं, दिमाग लगाने का कोशिश किए हैं। ठीक है, और नहीं बनेगा तो हम जब आपके वहाँ पे आएंगे तब हम आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, गुड। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे समझ लेते हैं। अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये भी सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, हम लोग सीखना है अब मोशन के बारे में। मोशन, ये मोशन तो चैप्टर का नाम है, अभी तक हम आपको मोशन का डेफिनेशन बता दिए। ठीक है, लेकिन अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताओ मोशन कितने टाइप का होता है, या मोशन को कितने क्लास में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो देखिए मोशन को 2 टाइप में या 2 क्लास में उसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, मोशन 2 प्रकार के होते हैं। कैसा होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत आसान है। देखिए, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी बॉडी, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी मोटर गाड़ी या कुछ भी ले लीजिए, कोई भी चीज जो होता है अगर इक्वल डिस्टेंस चलेगा इन इक्वल टाइम इंटरवल में, तब हम कहेंगे वो उसका जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। समझ में आया। जैसे हम अगर बोलेंगे कि एक बच्चा है यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 2 मीटर चला, 2 मीटर चला 5 मिनट में। ठीक है, फिर बोलेंगे अब यहाँ से फिर से जब ये चला, फिर से ये 2 मीटर चला, कितना, 5 मिनट में। समझ में आए। यानी कि देखिए ये भी 2 मिनट में 5 मीटर चला, फिर से 2 मीटर चला 5 मिनट में। तब हम बोलेंगे उसका जो ये स्पीड था, उसका जो ये मोशन था, मोशन जो कि हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं, उसका मोशन जो था यहाँ से यहाँ तक में क्या था, उसका मोशन था यूनिफॉर्म मोशन था। समझ में आए। अगर उसी में ये 5 मिनट की जगह पर 4 या 3 या 2 कुछ भी अगर हो जाता, मतलब ये 1 और 2 कुछ भी हो जाता, तब हम उसको यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी हाँ यूनिफॉर्म मोशन उसको नहीं करते। यहाँ तक समझ में आया। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जैसे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल होगा, वैसे ही हम कह देंगे कि जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन का अगर आपसे ग्राफ पूछेगा तो ऐसा होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
हम क्या करना होता है, पहले इसमें एक ऐसे एक्स एक्सिस का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और वाई एक्सिस का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमको इसमें क्या क्या देखना है, ध्यान से देखिए। हमको उसमें पहले तो डिस्टेंस देखना होता है और डिस्टेंस के बाद क्या देखना होता है, टाइम देखना होता है। तो जो ऊपर वाला लाइन है वो डिस्टेंस को डिनोट करता है, ये डिस्टेंस को, और जो नीचे वाला लाइन है वो टाइम को डिनोट करता है। समझ में आया? तब डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर बोलेगा बताने के लिए, तब क्या बोलिएगा, उसमें यूनिफॉर्म मोशन में तब उसका स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसा ग्राफ जाता है। ठीक है, आपको अभी याद रखना है कि मतलब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब कैसे होता है, जब इसका ग्राफ पूरा हम बनाना बताएंगे, न्यूमेरिकल बनाना बताएंगे, उस समय आपको अच्छे से समझ में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बाद क्या सीखना है मेरे को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 मीटर चले हैं 5 मिनट में, ठीक है, हम बोलेंगे कि फिर से हम अब चल रहे हैं, लेकिन 5 मिनट में हम 5 मीटर नहीं चल पाते हैं, हम 2 ही मीटर चल पाते हैं 5 मिनट में। तब मेरा जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि हम एक समान से नहीं चल रहे हैं। समझ में आया? ठीक, देखिए तो वही बात इसमें आपको डेफिनेशन लिखना है। सारा चीज आपको जब यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन अगर आपको याद हो जाएगा तो इसी सारा चीज यहाँ पे छाप देना है। खाली यहाँ पर जो हम लिखे हुए हैं इक्वल लिखे हुए हैं, इसके जगह पे खाली आपको क्या लिखना है, ऑन इक्वल लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। ठीक है, लाइट कट गया है, टेंशन लेने की बात नहीं है, जस्ट लाइट आएगा और हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ देखिए लाइट आ गया है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके वहां भी लाइट कटता होगा। चलिए आगे हम लोग सीख लेते हैं। अभी हम लोग ये नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन आपको लिखना सिखा रहे थे, सारा चीज इसी में के लिखना है। खाली यहाँ पे जो हम इक्वल लिखे हैं ना, इसके जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, खाली आप उसके जगह पर ऑन इक्वल लिख दीजिएगा ना, बाकी सारा चीज से मैं आपको यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब नॉन यूनिफॉर्म का एक एग्जांपल अगर आपको कोई बोलेगा बोलने के लिए, तो आप अपने मन से बहुत सारा बोल सकते हैं। जैसे बोलेंगे हम ये मार्कर है, ये मार्कर को हम यहाँ से अगर यहाँ पे ऐसे गिरा रहे हैं, तो देखिए ये भी मार्कर को ऊपर से नीचे गिरना है। जैसे ऊपर में स्लो रहता है, जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे मतलब फास्ट हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। वही बात हम यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिख दिए हुए हैं। फॉलिंग बॉडी, कोई भी बॉडी अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो किसका एग्जाम्पल होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा। समझ में आया? ठीक, या सिर्फ ऊपर से गिरना ही नहीं, अगर आप नीचे से अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जाम्पल होगा। क्योंकि जैसे आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो नीचे से जाते जाते ऊपर जाते जाते थोड़ा सा स्पीड स्लो होता है, तब ना रुक जाता है, फिर थोड़ा समय के लिए रुकता है, फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि नीचे में फास्ट होता है, ऊपर धीरे धीरे ज्यादा स्लो होता है, फिर से नीचे में गिरना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब वो नीचे से ऊपर कुछ को फेंकते हैं वो भी होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल, या ऊपर से कुछ नीचे गिरता है वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाता है, वो भी होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जाम्पल हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया है? ठीक, आपको हम एक क्वेश्चन भी पूछे थे, ये तो हम बताइए दिए हैं। एक क्वेश्चन पूछे हैं, इस खाली होमवर्क दिए हैं क्या, इसमें डिस्प्लेसमेंट आपको इसका निकाल के बताना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए। पाथ, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, बोलेंगे पाथ डिपेंडेंट, हम बोलेंगे पाथ डिपेंडेंट इस दोनों में से कौन होता है, पाथ पर निर्भर कौन करेगा, डिस्टेंस करता है कि डिस्प्लेसमेंट करता है, बताइए। पाथ पर डिपेंड कौन करेगा, डिस्टेंस करता है कि डिस्प्लेसमेंट करता है, ध्यान से सोच के बताइए। आपको डेफिनेशन साथ में लिखा हुआ है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। समझ में आया? ठीक, तो अब हमको बताइए कि पाथ पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है पाथ मतलब रास्ता पर डिपेंड कौन करता है, डिस्टेंस करता है कि डिस्प्लेसमेंट। देखिए भाई, डेफिनेशन में लिखा हुआ है द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, पाथ पे जो एक्चुअल पाथ होता है ना, पाथ पे डिपेंड कौन करता है, डिस्टेंस करता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ये नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि हम आपको यहाँ पर भी बताए हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो भी सकता है। अच्छा ये अभी आपको डिस्प्लेसमेंट इसके बारे में ना बताया है, जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे अभी हम जो बताए हैं डिस्टेंस के बारे में जो बताए थे, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और डिस्टेंस क्या होता है, मतलब डिस्टेंस 0 कभी भी नहीं हो सकता है। इसका भी 2 पॉइंट है इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखिए फैक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा फैक्टर क्वांटिटी होता है कि नहीं होता है, तो ये फैक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब फैक्टर क्वांटिटी होता है तो उसमें क्या क्या चीज होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, लिख लीजिएगा आप लोग, मैग्नीट्यूड होगा ही, एंड एज वेल एज, और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन। समझ में आया? जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके पास 2 चीज जरूर होगा। क्या क्या चीज होगा, मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि ये वाला पूरा लिखना है, मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन किधर की ओर जा रहा है, वो दक्षिण की साइड जा रहा है कि पश्चिम की साइड जा रहा है कि नीचे की ऊपर, यानी कुछ ना कुछ उसमें डायरेक्शन रहेगा। और कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड 1 2 3 5, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वही डिजिट 2 4 5 18 12, ये सब मैग्नीट्यूड हो जाता है, ठीक है। और डायरेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी डायरेक्शन बताएगा, दिशा। समझ में आया कि नहीं? ठीक। तो यानी कि डिस्टेंस के लिए आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना है और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकता है। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। समझ में आया? तो आपको ये क्वेश्चन आपको हम समझा दिए हैं कि पाथ पर डिपेंड कौन करता है, डिस्टेंस करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक। अगर आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ है तो जब हम आपके वहाँ पे आएंगे पढ़ाने होम ट्यूशन, तब आप अपना जो डाउट होगा सारा डाउट क्लियर कर लीजिए। समझ में आया? हाँ। अगर आप हमसे होम ट्यूशन नहीं ले रहे हैं तो आप हमसे होम ट्यूशन ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कीजिए, आप अपने गार्जियन से, मम्मी या पापा जी से बात करवा दीजिए। मेरे पास अगर टाइम होगा तब हम आपको होम ट्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप सीतामढ़ी में कहीं पे प्रेजेंट होइएगा तो सीतामढ़ी के कोई गांव में भी अगर प्रेजेंट होंगे फिर भी हम आपको होम ट्यूशन पूरी कोशिश करेंगे प्रोवाइड करवाने का, ठीक है। और मेरा फोकस यही रहता है कि जब आप हमसे होम ट्यूशन ले रहे हैं तो आप अपने क्लास का, आप अपने स्कूल का नंबर 1 टॉपर स्टूडेंट हो। समझ में आया? क्योंकि जो स्टूडेंट अपने क्लास में नंबर 1 हो सकता है ना, वही स्टेट में हो सकता है टॉपर, और या वही देश में हो सकता है या वही जिला में भी टॉपर हो सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट अपना क्लास में टॉपर नहीं हो सकता है, अपना क्लास में सबसे नीचे रैंक लाता है, वो कभी भी स्टेट टॉपर हो सकता है? नहीं हो सकता है। और कभी भी टॉपर बनता कौन टॉपर बनता है? जो एक एक पॉइंट को, एक एक बात को समझता है पूरे अच्छे से मीनिंग के साथ, उसको जब समझता है कैसे न्यूमेरिकल बनाना है, कैसे क्या करना है, तब कोई स्टूडेंट टॉपर हो पाता है। समझ में आया? और आप लोग जब बच्चे थे तो बच्चे में तो न्यूमेरिकल नहीं हुआ करता था, बट अब आपको ये इसी तरीके का क्वेश्चन सब आता है, न्यूमेरिकल इसको कहते हैं। समझ में आया? तो ये सारा चीज आपको होम ट्यूशन में जब हम पढ़ाने जाते हैं तो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जो स्टूडेंट का डाउट होता है ना, सारे को एक्सप्लेन करते हैं और आपको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं हम लोग स्पीड के बारे में। देखिए अभी हम लोग क्या क्या सीखे हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सीख लिए। अच्छा, एक और चीज आपको समझाते हैं। पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं थोड़ा सा फोटो बना के समझा देते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे एक बच्चा यहाँ है और एक मतलब इसको जाना है ऐसे ऐसे करके, एक बच्चा ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पहुंच गया। एक बच्चा यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे रास्ता था उसका, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे पहुंच गया। तो हम बोलेंगे इसका डिस्टेंस बड़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा? ये क्वेश्चन है, बताइए भाई। इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। एक बच्चा का यहाँ पे घर था ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे उसका स्कूल था, ठीक है। तो बोलेंगे ये बच्चा जो चला है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके गया है, इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा? बताइए। हाँ गुड, इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। डिस्टेंस क्या, कहाँ पे कैसे जाता है? लेंथ पे, पाथ, मतलब जिस तरीके से चलता है रास्ते पे नहीं निर्भर करता है। ये तो बहुत दूर नहीं, ऐसे करके चला है, तो यानी कि उसका डिस्टेंस जो हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, बट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इसका कम हो जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो जो होता है मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट का एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, तो सबसे कम दूरी क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। समझ में आया? तो यानी कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि एकदम नजदीक वाला जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब तो पूरा क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सीख लिए, मोशन सीख लिए, मोशन कैसा होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है, वो भी सीख लिए। अब हम लोगों को सीखना है स्पीड के बारे में, और स्पीड के बारे में आप लोग बच्चे से पढ़े होइएगा, ठीक है। फिर भी मेरा काम है बता देते हैं। देखिए स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में जितना भी आप जो डिस्टेंस ट्रेवल कर जाते हैं उसी को कहते हैं स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? इसे फॉर्मूला सब आपको याद ही होगा बच्चे क्लास से ही। क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो देखिए स्पीड को शॉर्ट में डिनोट किया जाता है v से, और डिस्टेंस को शॉर्ट में डिनोट किया जाता है s से, और टाइम को स्मॉल t से, ठीक है। यानी कि तब आपको ये स्मॉल वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शॉर्ट वाला, v इक्वल टू s बाई टी, ठीक है। और कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, हाँ स्पीड को s इक्वल टू डिस्टेंस को x लिख देते हैं, नीचे टाइम को t लिख देते हैं। सब बुक वाले अलग अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है, ठीक है।
आपको जिस तरीके से मन है उस तरीके से लिख लीजिए, लेकिन हम आपको इस तरीके से बताएंगे तो कोशिश कीजिएगा इसी तरीके से लिखने का, नहीं तो बाद में चल के आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। समझ में आया? ठीक। तो चलिए, अगर आपको ये स्पीड का अगर फॉर्मूला समझ में आ गया, याद हो गया है, तो इसी तरीके से और पूछ देगा एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज में क्या करना होता है, एवरेज जब भी किसी चीज का निकालना होता है तो टोटल लगा देना होता है। इसके पहले क्या कीजिए, टोटल लगा दीजिए, और ये नीचे वाले के पहले भी टोटल लगा दीजिए। देखिए टोटल है कि नहीं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये भी आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। समझ में आया? ठीक। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम आपको देंगे। यही अभी जो स्पीड बताए हैं, स्पीड का मतलब क्या होता है कि कौन ज्यादा स्पीड में चल रहा है, कौन कम स्पीड में चल रहा है, इसी सब तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, एक हम आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं। क्या है, एक क्वेश्चन में ए नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है, 10 किलोमीटर चलता है 5 मिनट में। बताइए, 10 किलोमीटर चल जाता है वो 5 मिनट में चल जाता है। और एक बी नाम की लड़की है, ठीक है, वो क्या करती है, 9 किलोमीटर चल जाती है 3 मिनट में। समझ में आया? तो क्वेश्चन ये है, विच, यहाँ पे बॉय खाली लिखे हुए हैं, माने कि इस दोनों में से विच बॉडी या विच बॉयज एंड गर्ल ट्रेवल्ड फास्टर। यानी कि अब आपको पूछा जा रहा है कि ए नाम का जो लड़का है वो ज्यादा फास्ट मतलब ट्रेवल कर रहा है, ये बी नाम की जो लड़की है वो ज्यादा ट्रेवल कर रही है फास्ट। बताइए, तो कैसे पता चलेगा? सिंपल सा बात है, ये फॉर्मूला स्पीड का, जैसे ही स्पीड पूछ रहा है, मैंने फास्ट कौन चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो बस जैसे ही स्पीड पूछेगा तो फॉर्मूला में पुट कीजिए। देखिए कैसे पुट करेंगे। इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है अपना 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस की जगह पर क्या कीजिएगा, 10 ऊपर में पुट कीजिएगा। टाइम कितना है, 5 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, नीचे में 1, यानी कि ये 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा कि नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यानी कि क्या, ये बच्चा जो ए जो है वो कितना चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है स्पीड इसका। अच्छा, ये बी नाम की जो लड़की है इसका क्या हो जाएगा, ऊपर में 9 हो जाएगा, डिस्टेंस यही ना है किलोमीटर, और टाइम क्या है 3, क्या हो जाएगा 3 जा, तो क्या हो जाएगा ये 3। यानी कि ये जो बी नाम की जो लड़की है ये ज्यादा फास्ट चल रही है ए नाम के लड़के से। समझ में आया? कैसे बनाना है, देखिए कुछ नहीं करना होता है, सीधा जो आपको डिस्टेंस दिया रहेगा ऊपर में डाल देना है, जो टाइम दिया रहेगा उसको नीचे में डाल देना है। समझ में आया? आप मीटर में मिनट में डाले हैं तब, ठीक है, लेकिन आगे चल के जो न्यूमेरिकल बनाइएगा उसमें आपको मिनट में नहीं पुट करना रहता है, सेकेंड में पुट करना रहता है। तो अभी हम आपको मिनट में ही पुट करके बता दिए हैं, ठीक ना। हाँ, तो देखिए कई सारे क्वेश्चन रहता है, उसमें बताता है कि इसमें मिनट में बनाइए, कोई सारा बोलेगा इसमें सेकंड में बनाइए, ठीक है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में नहीं कुछ बोलता है तो समझना होता है कि सेकंड में ही बनाना होता है, टाइम को सेकंड में ही हम लोग बनाते हैं, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट में होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, इसलिए यहाँ पर हम सेकंड में नहीं कन्वर्ट किए हैं, सिर्फ मिनट में रहने दिए हैं, ताकि आपको सिर्फ समझाना था हमको कि ऊपर में क्या लिखते हैं, डिस्टेंस लिखते हैं और नीचे में टाइम लिखते हैं। समझ में आया? हाँ, यानी कि ज्यादा फास्ट कौन चलता है इसमें, ज्यादा फास्ट ये लड़की चल रही है। समझ में आया? ठीक। अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है तब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तब हमको कमेंट करके बताइएगा, या नहीं तो हम जैसे आप वहाँ पे पहुंचेंगे वैसे ही आप हमसे अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा। जितना डाउट होगा सारा आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया है? गुड। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में और पार्ट 2 में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।